हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में प्राचीन भारत के इतिहास के सभी टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मैं कुछ वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, श्रीगुप्त ने या घटोत्कच ने? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो आंसर हो जाता चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना तो की थी, किंतु ये एक योग्य शासक नहीं हुआ। गुप्त वंश का जो योग्य शासक और महत्वपूर्ण शासक हुआ पहला, वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया किसने? श्रीगुप्त ने। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसको माना जाता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 240 ईस्वी से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। तो गुप्त वंश ने शासन किया 240 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। याद रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या घटोत्कच ने? तो देखिए, गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए, वो कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि गुप्त काल में सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे गुप्त काल में, और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि यह गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो वह प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक और उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि। तो दोनों उपाधियां किसके नाम पर हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य एवं परम भागवत, दोनों उपाधियां किसके लिए जानी जाती हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। मेहरौली के लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? तो देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन ज्योतिष विद्या से संबंधित था? वरुरुचि,
शंकु, छपणक या अमर सिंह? तो ज्योतिष विद्या से संबंधित था शंकु। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। अब वो 9 नवरत्न कौन कौन से थे उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। कौन किसके लिए फेमस था ये भी देखेंगे। सबसे पहला था धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के ज्ञानी थे। याद रखेंगे, धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इनसे ना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किससे संबंधित है या कौन किस चीज़ का विद्वान है, नाम दे करके पूछ लेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। छपणक जाने जाते हैं नीतिज्ञ के ज्ञानी या विद्वान माने जाते हैं किसके? नीतिज्ञ की। शंकु किससे संबंधित है? ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि ज्योतिष विद्या से संबंधित कौन है, तो आंसर हो जाएगा शंकु। बेताल भट्ट को जाना जाता है तांत्रिक विद्या के ज्ञानी, और घटखरपर को जाना जाता है कवि के नाम से। वरुरुचि व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह जो हैं कोशकर से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे, और कालिदास जो हैं संस्कृत के महाकवि थे। देखिए, ये जो है वराहमिहिर और कालिदास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वराहमिहिर क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे, और कालिदास जो हैं ये संस्कृत के महाकवि थे। कालिदास की कुछ रचनाएं काफ़ी फेमस हैं गुप्त काल में, इनको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? शक विजेता यानी जिसने शकों पर विजय प्राप्त की वो कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए शक विजेता के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कुमारगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त प्रथम के? तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि कालिदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, और कालिदास की कुछ रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, तो ये सब जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। कई बार रचनाएं देकर के पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहार ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। और कालिदास किसके शासनकाल में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। इसलिए इसकी इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखेंगे, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश? तो हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ गुप्त वंश। गुप्त वंश में जब स्कंदगुप्त का शासनकाल था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था, तो जो गुप्त वंश है ये अत्यधिक विचलित हुआ किससे? हूणों के आक्रमण से, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या बुद्धगुप्त के शासनकाल में? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हूणों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसा की 3री शताब्दी से जब हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर या मध्य पूर्वी
व्यापार पर। तो देखिए, जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय जो व्यापारी थे वे अधिकाधिक निर्भर हो गए थे किस पर? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को? तो गुप्त साम्राज्य में कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग या उपज का आधा भाग? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। तो कुल आय का जो हिस्सा है वो 1/6 हिस्सा भू राजस्व की दर गुप्त युग में थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? बिदक भागम, हिरण्य, उपरनिका या उड़ंग? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहा जाता था बिदक भागम। अब कुछ कर हैं, देखिए उनको देख लेते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में जो कर थे उनको क्या कहा जाता था। जिसमें पहला है हलदंड। हल पर लगने वाले कर को कहा जाता था हलदंड। पुलिस कर को कहा जाता था भट्ट। और धार्मिक जो कर थे उनको कहा जाता था बलि। और ग्रामवासियों पर जो लगाया जाने वाला अनिवार्य कर था उसको कहा जाता था पर्ण्य। याद रखेंगे। और सिंचाई कर जो है, सिंचाई कर को कहा जाता था बिदक भागम। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? भरूच, कल्याण, खंबात या ताम्रलिप्ति? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्नों से, हस्तशिल्प से या अफीम की खेती से? तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क या पण? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। याद रखेंगे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार और जो रजत मुद्राएं होती थी उनको कहा जाता था रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था कशरपण, दिनार, रूपक या निष्क? तो मैंने अभी बताया कि स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार और जो रजत मुद्राएं होती थी उनको कहा जाता था रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? मौर्य वंश ने, पाल वंश ने, गुप्त वंश ने या प्रतिहार वंश ने? तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो दिया था गुप्त वंश ने। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि गुप्त काल में या गुप्त शासन काल में ब्राह्मणों को कर रहित भूमि भी दान में दी जाती थी। तो याद रखेंगे, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश के शासकों ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो आंसर हो जाएगा सी, पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या महात्मा बुद्ध? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। याद रखेंगे। अब देखिए, प्राचीन भारत से संबंधित कुछ दर्शन हैं, उनके संस्थापक को देख लेते हैं या उनके प्रणेता जो रहे हैं उनको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनके संस्थापक कौन हैं। सबसे पहला है सांख्य। सांख्य के जो संस्थापक हैं ये हैं कपिल। योग के संस्थापक हैं पतंजलि। न्याय के संस्थापक हैं अक्सपाद गौतम। वैशेषिक के संस्थापक हैं उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के संस्थापक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के संस्थापक हैं बादरायण। लोकायत के संस्थापक हैं चारवाक। क्षणिकवाद के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। शादवाद के संस्थापक हैं महावीर।
और अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य। तो अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? शंकराचार्य। याद रखेंगे, ये जितने भी दर्शन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके संस्थापक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, अभिनव गुप्त या माधव? तो वेदांत दर्शन के साथ संबंधित कौन नहीं है? तो वो है अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, मीमांसा, न्याय या योग? तो कौन से दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये मत है किसका? मीमांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के बस में भूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? यानी कि जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, सिर्फ जो वर्तमान में जीवन है उसी पर विश्वास रखते हैं, तो ये किसकी उक्ति है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीविकों की या चारवाकों की? तो ये जो उक्ति है ये संबंधित है किसकी? चारवाकों की, जो कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग? तो इनमें से कौन सा एक युग्म भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो वो है लोकायत और कापालिक। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का शासक बना था और इसी ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। तो याद रखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय से, जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सीयूकी की रचना? तो आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है कि इसने या ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या आगरा? तो ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। अब हम गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कालिदास से संबंधित या कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी जो रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश, ऋतु संहार और मेघदूतम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कालिदास की, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखेंगे, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश और ऋतु संहार और मेघदूतम। ये रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी रचनाएं हैं? विशाख दत्त की हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? विशाख दत्त की हैं। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। अमरकोश, ये किसकी रचना है? ये अमर सिंह की रचना है। आगे देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि की रचना है। कामसूत्र, ये वात्स्यायन की रचना है। पंचतंत्र
पंचतंत्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये विष्णु शर्मा की रचना है। और नीतिसार ये कामंदक की रचना है। तो याद रखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कालिदास की रचनाएं हैं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश, ऋतुसंहार और मेघदूतम। ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की रचना है। मत्स्यकटिकम ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। अमरकोश ये आसान है याद करना, अमरकोश अमर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? ये भरत मुनि की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की है। और नीतिसार ये कामंदक की रचना है। तो याद रखेंगे, ये गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हमने कवर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल यही हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।